हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आर डी प्रजापति और मैं लेकर आया हूं आज 19 मई 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है कि आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके पास भी उतने ही 24 घंटे का समय होता है जितना कि हमारे पास होता है। तो फिर कम और ज़्यादा समय वाली तो बात है ही नहीं, बस एक बहाना सा होता है हमारे पास, क्योंकि हम उस आलस में रह जाते हैं और बाद में बहाना देते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, या हमारे पास वो जो अवसर था वो नहीं था हमारे पास, या कुछ और कर रहे थे, इस कारण से हमारे पास समय नहीं था। तो इस तरह से जो समय के बहाने बनाते हैं वो फिर औचित्य वाली बात नहीं रहती। तो दोस्तों, समय का कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए। हमारे पास उतना समय है जितना कि और जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी उतना ही समय है। ठीक है दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के करंट अफेयर्स का जो है वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई। तो दोस्तों, हाल ही में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और इसकी बात कर लेते हैं डिटेल्स की। तो हर वर्ष 18 मई को ही मनाया जाता है ये, और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने 1977 में जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया, और 18 मई 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने संग्रहालय की विशेषता और महत्वता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने का निर्णय लिया, जिससे क्या हुआ कि लोगों में संग्रहालय के प्रति जागरूकता बढ़े और संग्रहालय में जो कार्य होते हैं उनके प्रति आकर्षित किया जा सके। संग्रहालय क्या करता है, इतिहास और प्राचीन परंपराओं को सहेज कर रखने की एक जगह होती है, जो क्या है, जो हमारे इतिहास को सहेज कर रखती है। तो आने वाली पीढ़ियाँ क्या होती है, उससे प्रोत्साहित होती है। तो ऐसे ही इस कारण से ये दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय जो होते हैं मानव सभ्यता की याद दिलाता है तथा ये मानवीय धरोहर को सहेज कर रखता है। दोस्तों, इस बार जो 2020 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय पर जो दिवस है, इसकी थीम है म्यूजियम फॉर इक्वलिटी इंक्लूशन। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी थीम है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की भी इसमें बात कर लेते हैं, चर्चा हुई है। तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस, और सदस्य देश है संयुक्त राष्ट्र के 193 देश। ये इसका झंडे का चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रजनीश कुमार और जुबैर इकबाल। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है दोस्तों, शक्तिकांत दास और रजनीश कुमार। जो आप इनके बारे में भली भांति जानते होंगे, तो कमेंट करके बताएं कि ये कौन है और ये किस पद पर कार्यरत है, कौन सी संस्था में कार्यरत है। दोस्तों, यहाँ पे जो है ये जुबैर इकबाल जी की फ़ोटो है, जो हाल ही में जम्मू और कश्मीर में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, जो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में जुबैर इकबाल जो हैं, उनका नाम आ गया है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इससे पहले जुबैर इकबाल HDFC बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। और जम्मू और कश्मीर बैंक की बात करें तो मुख्यालय श्रीनगर में स्थित है। और जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो RK छिब्बर है, जो कि वर्तमान में प्रबंध निदेशक भी हैं। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। और जहाँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ से लद्दाख भी अलग हो गया। तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ये पूरा हिस्सा कश्मीर का दिखाया जाता था, लेकिन अब क्या है, कश्मीर अलग दिखाया जा रहा है और लद्दाख अलग दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से ये अपडेटेड मैप है इसका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया है? तो इसकी चर्चा में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है 17 मई, 16 मई और 15 मई। तो दोस्तों, हाल ही में जो है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है वो 17 मई को मनाया गया है। इसके डिटेल्स चेक करते हैं। तो विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस हर वर्ष 17 मई को ही मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसी की वर्षगांठ पर ये जो है दिन मनाया जाता है। और बात करें इसकी, तो यूनाइटेड नेशन द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2005 में जनरल असेंबली में 17 मई को विश्व दूरसंचार और साथ में सामाजिक सूचना दिवस इसको जोड़ के बनाया। तो इसको क्या बोलेंगे, विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। और 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया।
उद्देश्य क्या है इसका, विश्व दूरसंचार और सामाजिक जो दिवस अपन बनाते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया जो सामाजिक परिवर्तन है उसके लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना या बढ़ाना, साथ ही संचार के विकास के नए रास्तों को खोजना। इस बार जो 2020 की थीम थी विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस की, वो थी कनेक्ट 2030 ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसके जो ये थी ICT इज़ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG के लिए ICT है। ठीक है दोस्तों, ये था आज का थर्ड क्वेश्चन। और इसके बाद चलते फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत में ई-बुक फॉर्मेट में रिलीज हुई वुहान डायरी डिस्पेजेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वुहान, मोयान, हांगफांग और फांगफांग। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट है दोस्तों। तो ये जो डायरी है अभी चीन में जो लॉकडाउन हुआ और इसके बीच में क्या क्या घटनाएं नागरिकों के साथ में घटी, उन सब बातों की चर्चा जो है एक ऑनलाइन पोर्टल पर उन्होंने अपनी एक डायरी लिखी है फेंगफांग ने। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। भारत में ई बुक फॉर्मेट में ये बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पेजेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी, जो कि चीनी साहित्यकार फांगफांग द्वारा लिखी गई है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, हार्पर नॉन फिक्शन जो एक कंपनी है प्रकाशन की, उसके द्वारा किया गया। चीन में जब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन शुरू किया गया और इसी दौरान फांग ने क्या किया, ये ऑनलाइन डायरी लिखना शुरू किया। लेखक ने इस डायरी में क्या लिखा दोस्तों कि लाखों लोगों के जो लाखों जो नागरिक थे उनमें इस दौरान में भय, क्रोध और कुंठा, इस तरह की जो भी दर्दनाक झलक थी वो सब बातें इसने जो इन लेखक है उन्होंने लिखी है और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाते हुए ये सब लिखा है। साथ ही में इन्होंने बताया कि इंटरनेट की भी दोहरी इसमें भूमिका रही है, और वो क्या रही है कि कहीं तो ये इंटरनेट जीवन रेखा बन गया और कहीं दूसरी तरफ की बात करें तो ये गलत सूचनाओं का एक स्रोत भी बन गया। तो इन्हीं सब बातों को जो है फांग ने इसमें सम्मिलित किया अपनी डायरी में, और ये सभी पोस्ट उन्होंने क्या है रात को पोस्ट किया करते थे वो। चलते हैं हमारे अगले फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली यानी कि NMIS नेशनल माइग्रेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक ऑनलाइन डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय या फिर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसका फुल नेम है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है दोस्तों, इसके डिटेल चेक कर लेते हैं। तो कोविड-19 के कारण देश भर में फंसे प्रवासियों की आवाजाही तथा सहायता के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, और यह पोर्टल एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करने वाले जो प्रवासी हैं एक केंद्रीय कोष और संपर्क साधन में रहने में सहायता प्रदान करेगा। GIS यानी कि जो जियोग्राफिकल जो सूचना होती है उस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रवासी राज्य जो छोड़ चुके हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सके तो उनकी ट्रैकिंग होगी एक तरीके से। जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है उसी जो सिस्टम पे ये काम करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रमुख जो मंत्रालय हैं वो भी प्रवासियों की आवाजाही पर निगरानी रख सकते हैं, और इसके तहत हर एक जो प्रवासी है उनके लिए क्या होगी, एक यूनिक ID जनरेट की जाएगी। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। और इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे लास्ट सेशन में भी था, लेकिन इसमें एक मिस्टेक थी। इसमें था जो है 5 की जगह 4 लिखा हुआ था, यहाँ पे चौथी बार लिखा हुआ था, जो कि गलत था। ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं, तो इसके ऑप्शन है जापान, इटली, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। तो आपने इसका आंसर तो देखा ही होगा, इसका आंसर होगा इजराइल। और इसकी और भी चर्चा कर लेते हैं, अब इसको ले ही लिया तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने, और नेतन्याहू ने अपने विपक्षी बेनी गांट्ज के साथ मिलकर गठबंधन में इस सरकार बनाई है। पूर्व सेना प्रमुख बेनी गांट्ज और नेतन्याहू 18 महीनों के लिए क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इजराइल की बात करते हैं तो राजधानी यरूशलेम है, राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा इजरायली नई शेकेल है। ये जो है ये है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है दोस्तों, ये 5वीं बार जो है इजराइल के
प्रधानमंत्री बने हैं। हमारा अगला जो 7वां क्वेश्चन है वो है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न देश की बेरोजगारी से लड़ने के लिए भारतीय सेना ड्यूटी जो है लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम के लिए कितने साल की इंटर्नशिप होगी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय सेना ने जो टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च किया है प्रोग्राम, जो युवाओं के लिए हैं, जो भी आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए है, और इसकी जो इंटर्नशिप टाइम है वो है 3 साल की। और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई जो भीषण बेरोजगारी है, और बस इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी लॉन्च किया है। टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम के तहत भारतीय सेना में अधिकारियों और सैनिकों के रूप में काम करने के लिए युवाओं के लिए 3 साल की इंटर्नशिप रखी गई है, और इसके द्वारा कमाई की गई जो राशि होगी वो बिल्कुल कर मुक्त होगी, और साथ ही उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में या फिर किसी स्नातकोत्तर जो पाठ्यक्रम है उन सब में भी वरीयता प्रदान की जाएगी। दोस्तों ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो आर्मी ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ ही टाइम के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है 3 साल के लिए, बेनिफिशियल है युवाओं के लिए। और खासकर कोविड-19 के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है, बहुत सारी कंपनियां जो है युवाओं को निकाल रही है अपनी कंपनी से, तो ऐसे में उन लोगों के लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलते हैं हमारे अगले 8th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कथन ए और बी की बात हो रही है। तो कथन ए में दिया हुआ कि हाल ही में रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है, और इसके लिए उन्होंने 400 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। तो कथन बी है यहाँ पे दोस्तों। इससे क्या होगा, निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को हथियार परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पे कथन ए और कथन बी की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, कथन ए सही है, कथन बी या फिर कथन दोनों गलत है, दोनों सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है दोस्तों, कि जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना को जो लॉन्च किया, और इसके लिए 400 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। इससे जो है निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जो रक्षा क्षेत्र में काम कर रही है उनके लिए ये होगा। और इसकी जो है इंग्लिश में देखें तो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसका पूरा नाम है DTIS। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल चेक करें तो निजी क्षेत्र के रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को अपने प्रोडक्ट का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए जो हथियारों हैं उनकी मान्यता प्रदान करने के लिए ही रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना लॉन्च की गई है, और इस योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्टार्टअप के बीच में स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है। दोस्तों अभी जो कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज़्यादा बच्चों को आ रही है, क्योंकि एजुकेशन सबसे जो है मेन पिलर होता है किसी भी कंट्री में, और ऐसे में जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे में स्कूली बच्चों को हम क्योंकि वहाँ तो इकट्ठा होकर पढ़ना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स निकाल रही है। ऐसे में ही जो है ये ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के तहत एक स्कीम निकाली, योजना निकाली है, तो वो कौन सी है, ऑप्शन देख लेते हैं। PM ई विद्या, PM ई शिक्षा, PM डिजिटल शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे PM ई विद्या जो है ऑप्शन सही होगा। इसकी जो भी है बाकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि इस योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रमों के लिए 12 DTH चैनलों पर क्या होंगे, वीडियो कंटेंट प्रसारित किए जाएंगे। इन प्रोग्राम का प्रसारण ऑनलाइन भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए PM ई विद्या बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क सुविधा अच्छी नहीं होती है, और कई परिवारों में तो इंटरनेट की भी सुविधा नहीं होती है। तो ऐसे में क्या है, क्योंकि टीवी पर तो 12 चैनल आराम से देखे जा सकते हैं, वहाँ पे DTH फ्री जो सुविधा होती है वो आराम से मिल जाएगी। ऐसे में उन बच्चों को बहुत हेल्प होगी। तो इस तरह से शुरू किए जाएंगे, और इसके लिए लगभग 6 घंटे के जो है वीडियो कंटेंट तैयार किए जाएंगे, और 12 चैनल जो हैं DTH के उस पर प्रसारित किए जाएंगे। हमारा अगला दोस्तों कि हाल ही में हुसैन कंजमपोर अर्देबिली का निधन हुआ है। यह किस संगठन के गवर्नर थे। ऑप्शन है ओपेक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे ओपेक के जो है गवर्नर थे। और जो है ओपेक के बारे में आपको बता दें कि ओपेक जो है जो विश्व भर में जो भी तेल निर्माता जो देश है या फिर जहाँ पे तेल निकलता है, ऐसे जो देश थे उनका एक संगठन है ओपेक, और इसमें लगभग 14 देश शामिल है। और उनकी लिस्ट यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स को आप क्या करते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
और भी इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, इसकी डिटेल चेक करें तो हुसैन कंजमपोर अर्देबिली ईरान के तेल उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति थे और 1980 के दशक में देश के उप विदेश मंत्री और उप तेल मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1990 के दशक में जापान के राजदूत थे और वहीं पर जो है ये ओपेक के, यहाँ पे पोते लिख दिए, यहाँ पे ओपेक के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और उनकी मौत ब्रेन हेमरेज के कारण हुई। ओपेक के बारे में और भी जान लेते हैं यहाँ पे। तो ओपेक जो है दुनिया के जो तेल देश हैं, तेल निकालने वाले जो देश हैं, वहाँ का जो मिलाकर जो संगठन बना हुआ है उनमें जो 14 देश शामिल है, उनके जो गवर्नर थे ये थे हुसैन कंजमपोर अर्देबिली। और ओपेक का मुख्यालय की बात करें तो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है और स्थापना सितंबर 1960 बगदाद इराक में हुई। महासचिव मोहम्मद बारकिंदो है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के कुछ जो है प्रमुख क्वेश्चन थे और आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा है। बस इसी बात को देखते हुए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बस इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को फिनिश। थैंक यू सो मच।